जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 1.4 में डिस्कस किया कि थर्मोडायनामिक वर्क क्या, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस के लिए थर्मोडायनामिक वर्क कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीट क्या है, और जैसे हमें हीट के बारे में पता चल जाएगा देन वी विल डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट विल बी योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिजल्ट क्या क्या मिला मुझे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिले, उसका आफ्टरमाथ क्या क्या मिला हम लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा हीट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 1.1 जो हमारा वीडियो था यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें मैंने बताया था कि जब न्यू कॉमन 1712 में स्टीम इंजन बनाए तो उसके बाद जो सेकेंड चीज लोगों ने ट्राई किया क्या कि हीट के बारे में समझा जाए। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं हीट के बारे में समझ पाऊंगा तो ही मैं जो हमारा स्टीम इंजन जो न्यू कॉमन ने डेवलप किया था जिसका एफिशिएंसी बहुत कम था उसका एफिशिएंसी मैं बढ़ा सकता हूं। तो प्लीज गाइस अगर आपको हीट और अच्छे तरीके से समझना है तो प्लीज जाकर 1.1 वीडियो जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उसको और अच्छे तरीके से देखो, और सारी वीडियोस जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सो प्लीज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सारे एक बार देख लो, फिर अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में देखोगे तो डेफिनेटली आपको और इजीली कम टाइम में आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो हीट की बात करते हैं। तो हमें पता है कि 1712 में हमें स्टीम इंजन पता चल गया था, यानी कि हमें ये पता चल गया था कि ये ऐसा इंजन है जिसमें मैं इनपुट हीट दे रहा हूं और आउटपुट मेरा वर्क मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में हीट क्या है ये किसी को नहीं पता था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जोसेफ ब्लैक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि सर हीट दो टाइप का होता है, और उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेसिफिक हीट यानी कि सेंसिबल हीट के बारे में बताया और लैटेंट हीट के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि लोग पहले मानते थे कि हीट और टेम्परेचर कुछ एक जैसा ही है। लोग क्या मानते थे कि सर अगर कोई सिस्टम है उस सिस्टम में मैं हीट ऐड कर रहा हूं तो उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर उस सिस्टम में मैं हीट कम कर रहा हूं तो उस सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, जो किसने किया था? ब्लैक ने, जोसेफ ब्लैक ने। ये जो मिसकंसेप्शन था लोगों के दिमाग से वो चला गया कि हीट और टेम्परेचर में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद लोगों ने, मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद बहुत सारा रिसर्च हुआ एंड आफ्टर उसके कुछ टाइम बाद आपको मैंने बताया था कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था कैलोरी। कैलोरी ने क्या देखा कि सर अगर मान लो ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, और इस बोर्ड का टेम्परेचर सपोज मेरे टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है ना, मेरा टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर लेट्स एज्यूम मोर देन 30 यानी कि 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर मैं इसके पास जाता हूं तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कोई ऐसी चीज है जो बोर्ड से मेरे पास आ रही है, कोई ऐसी चीज है जो बोर्ड से मेरे पास आ रही है, यानी कि उन्होंने ये फील किया कि कोई ऐसी चीज है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आ रही है, और उसी का नाम उन्होंने क्या बोला? हीट। और उन्होंने क्या देखा कि ये हाई से लो जा रहा है, इसका मतलब हाई से लो जनरली क्या जाता है? फ्लूइड। तो उन्होंने बोला कि हीट इज अ फ्लूइड विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, फेमस केमिस्ट जिनका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर ने इनके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया कि कैलोरी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं इन्होंने, और उन्होंने तो उस फ्लूइड का नाम भी रख दिया कैलोरिक। और आपने सुना होगा कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, तो उन्होंने क्या बोला था कि कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट क्या है कि सर हीट इज अ फ्लूइड व्हिच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में कि 1830 तक आते आते 1840 तक आते आते ये जो एनर्जी का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में मतलब क्या है हीट का, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हमें पता चल गया था। और जैसे पता चला उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जूल का भी। तो जूल ने बताया कि नहीं सर जो हीट है वो फ्लूइड नहीं है, हीट सिंपल एनर्जी का इंटरेक्शन है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर एनर्जी है या एनर्जी का इंटरेक्शन है, ये क्या, ये सब क्या है? तो माय डियर थोड़े टाइम बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एनर्जी, एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी ट्रांजिट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हीट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि जूल ने बताया था
कि सर जो हीट है वो क्या है, सिंपल हीट जो है हमारा वो एनर्जी का इंटरेक्शन है, एनर्जी का इंटरेक्शन है, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी सर अगर कहीं पे टेम्परेचर का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का इंटरेक्शन है वही क्या है, हीट है। अब हमें पता था जोसेफ ब्लैक ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, हीट कितना टाइप का होता है, तो जनरली हमें पता है कि हीट हमारे पास दो टाइप का, पहला हीट है सेंसिबल हीट और दूसरा क्या है, लैटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट का मतलब, सेंसिबल देखो नाम से मतलब समझ जाओ, सेंसिबल का मतलब जिसको हम सेंस कर सके, समझ सके, फील कर सके। यानी अगर इस रूम का टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड आफ्टर सम टाइम इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम विल बी 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन डेफिनेटली वी कैन फील द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम। मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मैं इसको फील कर पाऊंगा कि सर ये कौन सा हीट ऐड किया गया है रूम में ताकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सेंसिबल हीट। यानी अगर किसी सिस्टम में मैं हीट ऐड कर रहा हूं और उस हीट ऐड करने की वजह से वहां पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है सर, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि सर वो कौन सा है, वो सेंसिबल हीट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या देख रहा हूं सर कि किसी सिस्टम में मैं हीट ऐड कर रहा हूं, किसी सिस्टम में मैं हीट ऐड कर रहा हूं लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी केवल और केवल फेज चेंज हो रहा है सर। तो केवल और केवल अगर फेज चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में उस टाइप की हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, जो फील ना कर सको, जो दिखे ना, यानी कि टेम्परेचर सेम ही रहेगा, बस क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो फील नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको हमने नाम दिया क्या, लैटेंट हीट। यानी अगर मुझे कोई बोले कि सर सेंसिबल हीट की वैल्यू बताओ, सेंसिबल हीट क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा सर सेंसिबल हीट इज इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो क्या बताया था, सेंसिबल हीट जो होगा वो mc डेल्टा टी के इक्वल होगा। किसी भी सिस्टम में अगर मैं सेंसिबल हीट की बात करूं तो अगर कोई सिस्टम है जिसका मास m है और उस सिस्टम में जो सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट c क्या है, स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज होती है स्पेसिफिक हीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम है, अगर मैंने मान लिया कि सर ये मेरा सिस्टम है, ठीक है ना, इस सिस्टम में कुछ गैस रखा हुआ है जो भी है जिसका मास क्या है m, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है c, और कुछ हीट सप्लाई करने की वजह से इसका टेम्परेचर में चेंज जो हुआ वो डेल्टा टी हो गया। तो कितना सेंसिबल हीट डाला हमने इसमें, तो उसको निकालने के लिए mc डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन मैं अगर किसी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहा हूं लेकिन टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसके केस में जो वो कौन सा हीट होगा, वो लैटेंट हीट होगा। और लैटेंट हीट कैसे फाइंड करेंगे, लैटेंट हीट विल बी इक्वल टू m into L, m into L, where L is the latent heat of the substance for 1 unit mass। यानी कि एक अगर मान लो ये सब्सटेंस है m, जिसका मास कितना है m, तो इस सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे फेज चेंज करने में, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड चेंज करने में जो टोटल, जो L, कैपिटल L का मतलब क्या है कि अगर ये सब्सटेंस का मास 1 यूनिट है तो उसका फेज चेंज करने में टोटल कितना हीट ऐड करना पड़ेगा, वही क्या है, स्मॉल, वो कैपिटल L है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं आइस ले लेता हूं, ठीक है, तो आइस से अगर लिक्विड बन रहा है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में L की वैल्यू क्या होती है, 335 किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी आइस के लिए अगर आपको जो 0 डिग्री पे है उसको 0 डिग्री लिक्विड कन्वर्ट करने में आपको 335 किलो जूल हीट ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमने डिस्कस किया कि हीट क्या है, हीट एनर्जी इंटरेक्शन है, सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। देन हमने डिस्कस किया सेंसिबल हीट क्या है, देन हमने डिस्कस किया लैटेंट हीट क्या है, ठीक है ना। अब हमने यहां से देखा क्या कि सेंसिबल हीट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया, इसको हमने बोला कि स्पेसिफिक हीट। अब हम ये देखेंगे कि सर जो स्पेसिफिक हीट होता है वो
सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए केवल एक ही वैल्यू होता है, जिसको रिप्रेजेंट करो स्मॉल सी से, या जैसे भी सीपी से करो, सीबी से करो, या स्मॉल सी से करो। लेकिन फॉर द केस ऑफ गैसेस, गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है सर, गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगा वो दो टाइप का होगा, और हम डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है ना। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक, ध्यान से देखना हम लोग को, स्पेसिफिक हीट। पहले तुम देखते हैं स्पेसिफिक हीट है क्या। तो स्पेसिफिक हीट है क्या, इसको समझने के लिए पहले मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, यानी C यही क्या है स्पेसिफिक हीट, तो C क्या होगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। यानी अगर मैं यहां पे m इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लूं, 1 kg, डेल्टा टी का जो टेम्परेचर चेंज है वो भी 1 यूनिट ले लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि C विल बी इक्वल टू Q। ठीक है ना। यानी अगर मुझे कोई बोलता है कि स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बताओ, तो मैं बोलूंगा कि सर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change the temperature of a substance, change the temperature of a substance by 1 unit having 1 unit mass। यानी मैं ये बोलूंगा सर कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसका मास 1 kg है या 1 यूनिट है, और इसका टेम्परेचर चेंज 1 यूनिट करने के लिए जो अमाउंट मैं हीट सप्लाई करूंगा, उसी अमाउंट को मैं बोलूंगा उसका स्पेसिफिक हीट। आया बात समझ में। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट, और किस उस सिस्टम का मास कितना होना चाहिए, हैविंग 1 यूनिट मास। क्लियर। अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो स्पेसिफिक हीट है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, जो स्पेसिफिक हीट होगा वो केवल एक ही होता है, इसको बोलते हैं C। बट फॉर गैसेस स्पेसिफिक हीट दो होगा, Cp एंड Cv। ये क्या है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको कई बार देखोगे ऐसा है कि इंटरव्यू में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ Cp जनरली Cv से बड़ा होता है, ऐसा क्यों। Why Cp is greater than Cv? क्योंकि याद हो आपको लास्ट वीडियो जो 1.4 वीडियो था जिसमें हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोला था, जो गामा, तो मैंने बताया था गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है सर। और जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट था मैंने बताया था कि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि Cp विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन Cv। तो अब वो टाइम आ गया हमें प्रूफ करने के लिए क्या कि why Cp is greater than Cv। ठीक है, तब हम प्रूफ करेंगे कि why Cp is greater than Cv। अब कैसे प्रूफ करना है ध्यान से देखो, आपको समझना है। केवल मान लो कि मैंने कुछ दो सब्सटेंस बना दिए, दो बॉक्स बना दिए, दो कंटेनर मान लो, दो कंटेनर बना दिया। ठीक है, और दोनों कंटेनर में मैंने सेम फ्लूइड फिल कर दिया, दोनों कंटेनर जिसका वॉल्यूम सेम है और मैंने सेम फ्लूइड फिल कर दिया। इस कंटेनर को, ये पिस्टन है मान लो, ये भी पिस्टन सिलेंडर कुछ अरेंजमेंट जैसा है। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो पिस्टन है सर, यहां पे नाम क्या है Cp एंड Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और मुझे प्रूफ करना है कि why Cp is greater than Cv। मुझे प्रूफ करना है क्या कि Cp Cv से बड़ा क्यों है। ठीक है, तो मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो मुझे पहले दोनों प्रोसेस को बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बार सर एक काम किया कि इसको मैंने बना दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको स्टॉपर लगा दिया। और ये स्टॉपर लगाने के मैंने क्या किया, स्टॉपर लगा के इसके वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पिस्टन को फिक्स नहीं किया और ये थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है, यानी कि मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे
प्रेशर कांस्टेंट का कंडीशन बना रहा हूं, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे थोड़ा थोड़ा हीट सप्लाई करूंगा, हल्का हल्का ये मूव करता जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब हमें देखना है कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा बस थोड़ा सा सोचना है आपको कि अगर मान लो ये तो हो चुका होगा आपको, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम बस लेंगे, मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगा आप लोग के लिए इसके लिए। तो ध्यान से देखो इसको, अगर मैं बोलता हूं सर कि दोनों का स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं मैं, और स्पेसिफिक हीट मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कितना मैं हीट ऐड करने वाला हूं दोनों सिस्टम में, वही इक्वल होता है किसके, स्पेसिफिक हीट के, ठीक है। तो अब अच्छा, इनिशियली कुछ कंडीशन है, आफ्टर सप्लाइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम, इसका कुछ सिस्टम दूसरा हो जाएगा, यानी कि यहां पे जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं उनका कंडीशन चेंज हो रहा है। यानी मैं बोलता हूं कि अभी प्रेशर वॉल्यूम कुछ टेम्परेचर अलग होगा, यहां भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग होगा, लेकिन आफ्टर सप्लाइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट, आफ्टर सप्लाइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट, इसका कुछ चेंज होगा कंडीशन, और चेंज ही को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। चेंज को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। यानी कि एक चीज तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो किसका एग्जांपल होगा, प्रोसेस होगा। अब अभी के लिए मान लो, हमने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी के लिए मान लो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर अ प्रोसेस क्या होता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अभी के लिए मान लो, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। dq इज इक्वल टू du प्लस dw, मतलब ये है सर कि अगर मैं कुछ भी dq कुछ भी सप्लाई करूंगा, वो कुछ du में जाएगा और कुछ dw में जाएगा, ठीक है। और सिंपल चाहिए आपको तो इसको बोल सकते हो dw इज इक्वल टू pdv, और थोड़ा अच्छा समझना है तो, यानी अगर मैं बोलता हूं कि कुछ 100 यूनिट मैंने dq का सप्लाई किया किसी सिस्टम में, तो कुछ du में जाएगा और कुछ pdv में जाएगा, ठीक है। अब मैं दोनों केस के लिए देख रहा हूं सर, तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाले की बात करूं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर अ प्रोसेस क्या होगा कि dq इज इक्वल टू केवल du। क्यों, क्योंकि सर यहां पे dv कितना है, यहां पे dv 0 हो गया इसमें। और अगर मैं इसके लिए बात करूं सर, तो इसके लिए क्या होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, दोनों जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जैसे हीट सप्लाई करूंगा तो कुछ चेंज होगा, इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, और du में कुछ जाएगा, यानी कि pdv में कुछ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक चीज हमें और पता है जो हम आगे चल के प्रूफ करेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है सर, जो इंटरनल एनर्जी है U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। यानी कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा जो हीट सप्लाई करते हो जनरली वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, जो अमाउंट du में जाएगा वो अमाउंट डायरेक्टली टेम्परेचर को चेंज करेगा। आई बात समझ में, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि 150 यूनिट यहां पे दिया, तो 100 यहां पे गया, 50 यहां पे गया, तो जो टेम्परेचर का चेंज करने वाला है सिस्टम है, वो केवल और केवल du में जो 100 यूनिट जा रहा है वही जा रहा है। आई बात समझ में, ठीक है, एक चीज पता चल गया। यानी कि अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये दोनों में जो गैस है वो सेम है, ठीक है, समझने के लिए। और मैंने एक चीज ये भी मान लिया कि मैंने एज्यूम कर लिया कि इन दोनों में जो गैस है सर, उस गैस में अगर गैस को मैं 100 किलो जूल हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट टेम्परेचर कितना कब होगा चेंज, जब मैं 100 किलो जूल दूंगा दोनों में, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि दोनों सेम गैस है। अब ध्यान से देखो सर, अगर मैं मान लो कि यहां पे dq कौन सा है, ये dq कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है ये, और ये dq कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर का है। अगर मैं यहां पे 100 किलो जूल हीट सप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा 100 du में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर यहां पे 100 सप्लाई करूंगा तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। यानी लेट से अगर 100 करता हूं तो सपोज यहाँ पे 80 चला गया, यहाँ पे 20 चला गया, यहाँ पे 70 चला गया, यहाँ पे 30 चला गया, यानी कुछ जाएगा यहाँ पे, कुछ जाएगा यहाँ पे। लेकिन मुझे अगर 1 यूनिट का टेम्परेचर चेंज चाहिए तो मुझे 100 किलो जूल एनर्जी du में चेंज करना है। मुझे du में अगर चेंज 100 यूनिट हो रहा है तो 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज होगा सर।
यानी कि इस केस में तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, dv डायरेक्टली 100 कर सकता हूं क्योंकि du 100 है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मुझे du 100 देखना है सर, तो du का 100 प्लस pdv का समथिंग, मान लो कुछ 50, तो टोटल कितना हुआ 150 यूनिट। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि सर यहां की बात कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी मैं जितना भी अमाउंट हीट सप्लाई करूंगा पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू में जा रहा है, और यहाँ पे मैं अगर ड्यू में 100 चाहिए तो मुझे मोर देन 100 सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ड्यू में 100 जाएगा। यानी कि ध्यान से देखो सर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए 150 सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 1 यूनिट टेम्परेचर के लिए केवल और केवल 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या है सर, amount of heat energy required to change the temperature of a substance by 1 unit। यानी यहाँ पे 1 यूनिट के लिए आपने 150 सप्लाई किया, यहाँ पे 1 यूनिट के लिए आपने 100 सप्लाई किया, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई ये Cp विल बी ग्रेटर देन Cv। Cp क्या है, Cp है सर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। और यहाँ देखो ये 100 है, ये 150, यानी कि ये बड़ा है, इसलिए मैंने बोला कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्लियर हुआ? तो अगर हमसे कोई पूछता है कि why Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो हम बता सकते हैं यहाँ से कि सर फिजिकली विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स में बता सकता हूँ कि Cp Cv से बड़ा क्यों है। अगर मैथमेटिक्स से पूछता है तो भी हमारे पास एक तरीका है कि why Cp is greater than Cv को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक मैथमेटिक्स का भी तरीका है। वो क्या है सर, कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Tv बीटा स्क्वायर अपॉन Kt। एक ये भी तरीका होता है, और इसकी वैल्यू प्रूफ कर देंगे कि ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा मतलब कि Cp विल बी, यानी अगर मैं बोलता हूँ Cp माइनस Cv इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, Cp ग्रेटर देन Cv। यहाँ से मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि Cp Cv से बड़ा। आई बात समझ में? यानी कि मैं यहां से रिलेट कर पा रहा हूं, और रिलेट करके क्या बोल रहा हूं कि सर हीट क्या है, एनर्जी का इंटरेक्शन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सर हीट कितने टाइप का होता है, तो सेंसिबल हीट जिसमें मैं टेम्परेचर को सेंस कर सकूं, टेम्परेचर चेंज मुझे फील हो, लैटेंट हीट जहां पे टेम्परेचर चेंज फील ना हो, यानी कि वहां पे केवल फेज चेंज हो, ठीक है। सेंसिबल हीट का मतलब होता है mc डेल्टा t, और जहां भी टेम्परेचर का चेंज होगा वहां पे c आएगा, स्मॉल c मतलब कि स्पेसिफिक हीट, और लैटेंट हीट का मतलब हुआ m इंटू l। और फिर हमने क्या डिस्कस किया सर, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सर जो हमारा सेंसिबल हीट है जिसमें मैंने c टर्म देखा, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है सर, स्पेसिफिक हीट का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस by 1 unit having 1 unit mass। और हमने डिस्कस किया कि फॉर द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्पेसिफिक हीट विल बी 1, एक ही स्पेसिफिक हीट होगा, बट फॉर द केस ऑफ गैसेस देयर विल बी 2 स्पेसिफिक हीट Cp and Cv, and after that we have proved that why Cp is greater than Cv। क्लियर? अब हम डिस्कस कर, मुझे वर्क के बारे में पता चल चुका है और मुझे अभी हीट के बारे में भी पता चल चुका है। Now we are going to study a very important concept, that is your first law of thermodynamics।